देखिए, सबसे पहले जो स्टोन्स है, स्टोन्स में जो हमारे बॉडी में 5 तत्व है वो स्टोन्स में है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा विश्व जो है वो 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, राइट? अभी ये 5 तत्व या तो हमें प्राणी मात्राओं से मिल सकते हैं और दूसरा है स्टोन्स में। मैंने जैसे कहा था कि पुरुषार्थ, भाग्य और कालदेश पात्र, इनका सीक्वेंस फिक्स नहीं है और कौन किस वक्त में बड़ा रोल प्ले करेगा वो भी तय नहीं। इसीलिए आजकल एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन करते हैं वहां पे बहुत अंतर आ रहे हैं। यही वो रीजन है कि फिर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन तीनों का मिलाप करके ही कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी जो बनाई गई थी वो लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई गई, राइट? लोगों को उसका लाभ लेना है, राइट? और वो लाभ लेके लोग अपने जीवन को थोड़ा सा समृद्ध बना पाए, वो मेन पर्पस था। आप जब भी जाओगे, सच्चे एस्ट्रोलॉजर को परखने की एक विधि सबको आपको बता देता हूँ। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है उसकी बातों में मत जाइए, क्योंकि इसी के चक्कर में लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर से विश्वास उठते जा रहा है। लेकिन ये प्राचीन विद्या जो पुराने विद्वानों ने बनाई है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उसका हमारे जीवन में लाभ लेना चाहिए, ना कि उससे हमें डरना चाहिए। Welcome to Yogi Ram Podcast. Introducing the next guest on the Yogi Ram Podcast, Bhushan Vaidyaji, a distinguished astrologer, bestseller, author, and professional coach with a robust background in civil engineering and experience working with major multinational corporations like Tata, Lanson and Turbo, and Soporji Baloji. Bhushanji brings a unique analytical perspective to the world of Vedic science. He is also the author of an Amazon bestseller and was honored with the Best Astrologer Award and National Pride Award in 2023. Bhushanji's personal journey into astrology begins in 2010 after a life-altering encounter with an astrologer led him to use the craft as a powerful tool for personal decision-making and success. Today, his mission is to empower 10 lakh students by 2050 through his Learn and Earn astrology masterclasses, where he teaches everything from basic Kundalini reading to advanced predictive techniques for career, health, and gemstone. Join us as we dive deep into the science of star and the art of transformation with Bhushan Vaidyaji. Very warm welcome, Bhushan sir. आपका योगी राम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू योगी राम जी। आप योगी राम पॉडकास्ट के सभी व्यूअर को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, जो कि मैं मेरे विचार रख पाऊं। थैंक यू वेरी मच। जैसा सर मैं बोलता हूँ, सब राम जी की कृपा है। सारा क्रेडिट जो है आप जैसे जो है गेस्ट हैं इनका है, आपकी तपस्या का है, आपके ज्ञान का है और योगी राम की टीम का है, व्यूअर्स का है। सो सर, आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विद वेरी पावरफुल पावर ऑफ जेमस्टोन के साथ। बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं तो रत्नों को आभूषण की तरह लेते हैं या उसका जो वैदिक दृष्टिकोण है, महत्व है, वो इतना इफेक्टिवली नहीं जान पाते हैं। सो अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल बात करूं, साइकोलॉजिकल बात करूं, इसके एनर्जी को, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा, इसको कैसे प्रभावित करता है, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो स्टोन्स है, स्टोन्स में जो हमारे बॉडी में 5 तत्व है वो स्टोन्स में है। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा विश्व जो है वो 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, राइट? अभी ये 5 तत्व या तो हमें प्राणी मात्राओं से मिल सकते हैं और दूसरा है स्टोन्स में। अब हम प्राणियों को गोद में लेके तो घूम नहीं सकते हमेशा, तो इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है वो है स्टोन्स का। तो स्टोन्स पहनना बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल लॉजिकल है, टेक्निकल है। लोग आभूषणों की तरह पहनते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आभूषण के तौर पे आपको पहनना है तो फिर और बहुत सारे आभूषण के ऑप्शंस आपके पास है।
परंतु स्टोन पहनते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, स्टोन हमेशा उसी रत्न का पहना जाता है या उसी ग्रह का पहना जाता है जो ग्रह हमारी कुंडली में उच्च अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। बुरे अवस्था में कोई ग्रह अगर है, उसका स्टोन कभी पहना नहीं जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये भूषण जी क्या बता रहे हैं, क्या चीज है, परंतु यही रियलिटी है। आप समझिए, एक जो कोई भी तत्व मेरे लिए निगेटिव है, मेरी कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से निगेटिव, अब मैं उसी का अगर स्टोन पहन रहा हूं तो ब्रह्मांड में उसकी जो निगेटिव एनर्जी है उसे मैं अपनी ओर और ज्यादा खींच रहा हूं, तो मुझे उसके पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे और ज्यादा तेज मिलेंगे और ज्यादा, मतलब मेरी लाइफ पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। राइट सर, इसी से कनेक्टेड मैं दूसरा सवाल भी लेना चाहूंगा। बहुत कॉमन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इनके पास एक स्पेसिफिक खास रत्न रहता है, देखते हैं, और कई लोग उनसे प्रभावित होके वो जो लकी स्टोन है वो बोलते कि हाँ ये हमारे लिए भी काम करेगा। सो क्या ये पूरी तरह व्यक्तिगत भी होता है, या ये मैं बोलूं कि हाँ कुछ स्टोन अपन जनरल भी अपन यूज कर सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि स्टोन्स जनरल में कभी यूज करने नहीं चाहिए। जैसे लोगों का एक मिथ है ये कि गुरु जो है वो नेचुरली शुभ प्लैनेट है, तो कोई भी व्यक्ति पुखराज पहन सकता है, बट ये गलत है। किसी की कुंडली में अगर गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है तो हमें उसका स्टोन अवॉइड करना चाहिए। अब रही बात जैसे अमिताभ बच्चन जी, बहुत सारे मैं भी देखता हूँ ये इंस्टाग्राम वगैरह पे जो कंटेंट है उस पे ऐसा दिखाया जाता है, खास करके जो स्टोन सेल करते हैं वो लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का एक डाउनफॉल था और उन्होंने वो नीलम पहन लिया और तब से उनका एक बहुत अच्छा समय चालू हुआ। स्टोन्स का जो काम है वो जो टाइम हमारा उठ रहा है, जो टाइम अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जो ग्रह की दशा, पॉजिटिव दशा अगर आ रही है, उस दशा को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है, उठते हुए ग्रह को और उठाया जा सकता है। किसी के एक ग्रह नीच है, उस टाइमिंग में आप कोई भी स्टोन पहनो, आपको उसका लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रह जो है अच्छे पीरियड को और अच्छा कर सकता है, गिरते हुए को कोई भी स्टोन उठा नहीं सकता है। तो अमिताभ बच्चन जी का जो डाउनफॉल था, उनकी डेफिनेटली दशा खराब रही होगी, और जब उनका अच्छा टाइम आया तो रत्न नहीं भी आप अगर पहनते हो तभी भी वो अच्छा टाइम आएगा, परंतु रत्न अगर पहनते हो तो जो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं वो 110-115% तक बढ़ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी का एक डाउनफॉल वाला पीरियड है और मैंने एक स्टोन पहन लिया तो मेरा वो अच्छा पीरियड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। बहुत बार ऐसा भी कहा गया है कि कोई जेमस्टोन अपन ने पहना था, फिर उसको अपन ने कुछ समय के लिए उतार दिया, निकाल दिया, रख दिया। सो क्या सर उसकी भी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, कम होती है, और क्या वो वापस से बिना कंसल्टेशन पहना जा सकता है कि नहीं, फिर उसके बाद भी अपने को कंसल्टेशन करना चाहिए? आप जैसे गुरु से, आप जैसे, क्या उस समय क्या सर कंडीशन रहती है, क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये लोगों में एक मिथ है कि कुछ दिनों के बाद वो स्टोन का असर कम हो गया, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया, स्टोन का असर कम नहीं होता है, आपकी अंतरदशाएं बदलती है। व्यक्ति की दशाएं जैसी जैसी बदलती है वैसे वैसे वो रिजल्ट्स बदलते जाते हैं। जैसे अभी मेरे हाथ में कोई भी स्टोन नहीं है, अगर आप मेरे यूट्यूब पे वगैरह देखोगे तो पुराने वीडियोस में मेरे हाथ में भी एक पन्ना रहता था, तो वो जो एमराल्ड जो है मैं वो पहनता था क्योंकि उस समय में बुध के लिए बेसिकली वो पन्ना पहना जाता है। उस समय मेरी बुध की अंतरदशा थी और बुध मेरी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो मैंने उस समय उसे पहना। बाद में उस बुध की अंतरदशा खत्म हो गई, बिकॉज अंतरदशा जो है वो हमारी लाइफ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। 9 ग्रहों में से जिसकी भी अंतरदशा चल रही है वो ग्रह उस समय आपके लिए एक्टिवेट रहता है। तो अभी मेरी बुध की अंतरदशा खत्म हुई तो मैंने वो स्टोन को निकाल दिया। अब होता क्या है कि मैंने वो स्टोन पहना भी रहता था तभी भी उसके रिजल्ट मुझे मिलते नहीं थे। तो लोगों में ऐसा मिथ है कि वो स्टोन्स के 2-3 साल, 1-2 साल के बाद उसके रिजल्ट खत्म हो जाते हैं या उसमें वो क्षमता नहीं रहती, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी दशाएं बदलती है और उसके चक्कर में ये स्टोन्स को हमें फिर वो एक्टिवेट नहीं रहते हैं, परंतु डेफिनेटली आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि आपकी दशाएं बदलती है। मान लेते मेरी आज अच्छी दशा है, मैंने एक स्टोन पहना हुआ है,
राइट। फिर कुछ दिनों के बाद जो अंतर्दशा मेरी खत्म होने वाली है उसका हमें अंदाजा नहीं रहता है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टोन और इसके मिथ जो हम रत्न पहनते हैं और इससे जो जुड़े हुए मिथ हैं, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से बताया। बहुत अच्छा लगा सर। सर इसी से कनेक्टेड मैं और सवाल पूछना चाहूंगा। स्टोन तो अपन ने ले लिया, बट इसको किस में घड़ा जाए, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में? सर ये सवाल भी बहुत आता है। सो कितना क्रिटिकल है, कितना प्रभावशाली है कि कोई भी स्टोन वेरी स्पेसिफिकली जब गोल्ड में ही उसको जब अपन ने लिया या सिल्वर में किया या कॉपर में किया, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी क्या प्रभाव पड़ता है, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि इसको सोने में या कॉपर में ही करा जाए? सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, हर एक ग्रह के लिए कोई ना कोई धातु दिया हुआ है, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ कि माणिक्य जो है वो सूर्य के लिए पहना जाता है, राइट। अब सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है, राइट। राजा को ये जो ज्वेलरी वगैरह या सोना, सूर्य से सोने को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे कहा गया है कि उसे सोने में पहनना चाहिए, राइट। जैसे कि पर्ल, मोती, उसे चांदी में धारण करना चाहिए। बाकी बहुत सारे जो है वो त्रिधातु में कहे गए हैं, राइट। जैसे कि गोमेद हो गया, लहसुनिया हो गया, कैटसाई स्टोन जिसे कहते हैं, राइट। इन्हें अब देखिए, नीलम जो है वो सबसे बेस्ट है लोहा, परंतु होता क्या है लोगों में कि नीलम इतना महंगा स्टोन वो है, राइट, तो हम लोहे में कैसे पहन पाए? तो एक लोगों में ये है कि इतना महंगा स्टोन लोहे में, बट शनि को लोहा रिप्रेजेंट कर, तो बट वो हाथों में अच्छा नहीं लगता है, तो फिर लोग उसे ये कहते हैं कि त्रिधातु में पहन लो, जो मिलावटी गोल्ड जिसे कैसे 18 कैरेट से कम, राइट। मूंगा जो है, राइट, मंगल, तो तांबा जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो मूंगा तांबे में धारण करना चाहिए, राइट। तो सबके एक एक स्टोन के लिए एक एक जो धातु है वो निर्धारित किया हुआ है, हमें उसके ऊपर से ही जाना चाहिए। बट और एक चीज है, उनके लिए उंगलियां भी मतलब डिसाइड की गई है। बाकी उंगलियां मोटा मोटी लोगों को पता रहती है, बट शुक्र के लिए जो हीरा पहनते हैं वो स्पेसिफिकली सबसे बेस्ट, दी बेस्ट जो है वो अंगूठे में है। अगर पामिस्ट्री कोई लोग जानते होंगे तो ये जो है वो हमारा शुक्र पर्वत रहता है, राइट। यहाँ पे ये शुक्र का हीरा अगर पहनते तो दी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप साउथ में वगैरह जाओगे तो जितने भी पुराने मंदिर है उनके उन मूर्तियों में आप देखोगे यहाँ पे रत्न धारण किए हुए हैं। हमें थोड़ा वियर्ड लगता है, अंगूठे में कोई लोग पहनते नहीं है, राइट। स्पेसिफिकली डायमंड के लिए अंगूठा दी बेस्ट है। ठीक सर। सर आपने अभी उंगलियों की भी बात करी, कौन सी उंगली किसको रिप्रेजेंट करती है? सर मैं उंगलियों से ही एक सवाल पूछना चाहूंगा और वापस से जेमस्टोन्स में आऊंगा कि बहुत सारे लोग आजकल देखा जाता है कि सिल्वर या रिंग पहनते हैं अंगूठे में, सिर्फ एक नॉर्मल रिंग पहनी जाती है थैंक्स टू सोशल मीडिया। सो सर इसके बारे में सर क्या इंपॉर्टेंस है? वो जनरल लोग भी पहन सकते हैं इसको? एंड जब सोशल मीडिया देखा जाए, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, बहुत सारी ऐसी भी रील्स हैं जिनमें जो हीलिंग स्टोन्स लोग आजकल ब्रेसलेट्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, अलग होते हैं जेमस्टोन से, हीलिंग स्टोन? और सर जो मैंने जो इसका पूछा रिंग का, अंगूठे में पहनने का, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मुझे ये जो ब्रेसलेट्स और वो अलग अलग, ये इसका कभी लॉजिक पता नहीं चला। हम जितना पुराने ज्योतिष में जाते हैं, ज्योतिष में सिर्फ 9 ग्रहों के लिए 9 ही रत्न दिए हुए। अब आजकल क्या है ना, एक तो अल्टरनेटिव बहुत सारे आए हैं, बट हीरा का काम हीरा ही करेगा, नीलम का काम कोई नीली नहीं करेगा या फिरोजा नहीं करेगा। बट ये सोशल मीडिया ने वगैरह इसको इस तरह से बना दिया है कि फिर लोगों को भी लगता है यार नीलम इतना महंगा है, उससे दूसरा मैं कुछ तो वो नीली पहन लूं, हीरा का कोई अल्टरनेटिव पहन लूं। परंतु आप पुराने प्राचीन जितने भी किताबें वगैरह देखोगे उसमें जो है ऐसे कोई अल्टरनेटिव बताए हुए नहीं है, और पर्सनली मैंने इसके रिजल्ट भी नहीं देखे, क्योंकि अल्टरनेटिव ऐसे अभी मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो खुद ही बताते कि सर मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया था लेकिन मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं दिखा। तो वो एक मुझे लगता है कि गलत चीज है। 9 ग्रह और 9 स्टोन, इतना ही है, किसी का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। जिस ग्रह का जो स्टोन है वही स्टोन काम करेगा, अल्टरनेटिव्स पे हमें नहीं जाना चाहिए। और सर जो एक और जो सवाल था सर, रिंग का, जो अंगूठे में आजकल रिंग पहनते हैं बहुत सारे लोग, गोल्ड की रिंग, सिल्वर रिंग या ऐसा। देखिए,
ओनली विदाउट स्टोन अगर रिंग पहनना है, विदाउट स्टोन, यस सर, विदाउट स्टोन। यस, जो आपने फर्स्ट टाइम मुझे पूछा था कि आभूषण बोल के लोग पहनते हैं, उससे आप पहन सकते हो, राइट। जैसे कहते हैं कि मन की शांति के लिए चांदी धारण की जाती है, प्रॉस्पेरिटी जो है वो सूर्य से आती है, तो कोई लोग जो सोना वगैरह, सोने की रिंग धारण करते हैं, तो वो कर सकते हो। उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे आप कि मैंने सिर्फ सोना पहना है, मैंने सिर्फ चांदी पहनी है, मैंने सिर्फ तांबा पहना है, उनके साइड इफेक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। परंतु उसके साथ अगर स्टोन धारण करते हो तो स्टोन्स के साइड इफेक्ट भी मिलते हैं, अच्छे इफेक्ट भी मिलते हैं, और वो भी तभी काम करते हैं जब उस ग्रह की अंतर्दशा है। आप रैंडमली कभी भी कोई स्टोन पहन लोगे और उस ग्रह की अंतर्दशा नहीं है तो वो आपके ऊपर इफेक्ट भी नहीं करेगा। सर मैं आता हूँ एक पर्सनल सवाल पे, और थोड़ा सा टफ वन। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर के पास जो जाएंगे, ये मिथ भी हो सकता है, या ऑकल्ट साइंस के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ स्टोन पहनने के लिए बोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप अपने परामर्श के दौरान इनको कैसे दूर करते हैं, और शक्तिशाली जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष उपाय भी है, इनके बीच में कैसे अंतर करते हैं, और किसको क्या चीज जरूरी है, परामर्श या और कोई जो है सॉल्यूशन, या सिर्फ स्टोन से? सर इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, इसके बाद शायद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे से नाराज ना हो जाए, इसका भी डर लगता है। तो चीज ये है कि आज तक मेरे पास जितने भी लोग कंसल्टेशन को आते हैं, मैं लगभग, मुझे लगता है 15-20 लोगों से ज्यादा लोगों को मैंने स्टोन सजेस्ट नहीं किया होगा। उसका रीजन है कि स्टोन जो है, पहला भाव यानी लग्न भाव का स्वामी लग्नेश, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, और नवम भाव का स्वामी नवमेश, ये 3 के ही पहनने चाहिए, राइट। राहु केतु जो है वो पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 10वें भाव में अगर बैठे हैं और कुंडली में उनके स्वामी अगर अच्छी अवस्था में है, तभी राहु केतु के स्टोन पहने जाते हैं। बिकॉज राहु केतु कोई भी राशि में ना उनका स्वामित्व है, ना ही वो किसी के मित्र है, शत्रु है, ना ही कहीं पे उच्च या नीच है, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, बेसिकली ये मेरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कोर्सेस में वगैरह उन्हें वो क्लियर होता है, बट जो भी एस्ट्रोलॉजी के जानकार होंगे उन्हें भी ये चीज समझ में आ रही। तो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और राहु केतु के लिए लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव में अगर राहु केतु है और उनके स्वामी अगर उच्च अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तभी स्टोन सजेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज है, मान लेते इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एस्ट्रोलॉजर के पास व्यक्ति कब जाता है कि जब उसकी कोई ना कोई बुरी दशा चल रही है, वो कहीं ना कहीं तंग है, तभी जाता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, तंग है मतलब उसकी तो बुरी दशा चल रही है। इट इज मीनिंग कि ये टाइम तो स्टोन पहनने के लिए बिल्कुल नहीं है। और वही वो रीजन है कि मैं आज तक सजेस्ट इमीडिएटली तो किसी को सजेस्ट नहीं किया है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति की बहुत अच्छी दशा चल रही है और वो एक परामर्श लेने आए कि पंडित जी मैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, क्या ये सही समय है? तब मैं उसका देखता हूँ कि ओके, समय अच्छा है, दशाएं साथ दे रही, और उस केस में आप ये रत्न भी पहन लीजिए, फिर आपका टाइम जो अच्छा टाइम है ऑलरेडी वो और ज्यादा एक्सेलरेट होगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी आप जाते हो ना, थोड़ी सी आपकी दशाएं समझ लीजिए। व्यक्ति को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मेरी अच्छी दशा है या बुरी दशा है, और कभी भी बुरी दशा में कोई भी स्टोन पहनना नहीं चाहिए। मान लेते कि मेरी दशा बुरी है लेकिन 1-2 साल बाद एक अच्छी दशा है, वो ग्रह मेरी कुंडली में अच्छा है, मैं आज ही उसका स्टोन पहन लूं, तभी भी मुझे उसके रिजल्ट आज नहीं मिलेंगे, 2 साल बाद जब उसकी दशा आएगी तब उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे बड़ा रेमेडी है समय, राइट। उपाय जो सबसे बड़ा है, हम अक्सर कहते भी है कि समय ही सबसे बड़ा उपाय है, राइट। हम कितना भी बड़ा दुख होने दीजिए, समय के अनुसार वो हील होते जाता है, राइट। सो ऑलवेज स्टोन पहनते वक्त अच्छी दशा का ही उपयोग किया जाना चाहिए। वेरी जेन्युइन आंसर, और बहुत ही प्रैक्टिकल, टेक्निकल जब मैं बोलूं, आपने इतने अच्छे से समझाया, लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी बहुत सारी। सर इसके बाद मैं एक और जनरल सवाल लेना चाहूंगा, एंड देन वी विल गेट इनटू मोर इनटू एस्ट्रोलॉजी और कैरियर्स के बारे में जब मैं बात करना चाहूंगा। और सवाल मैं लेना चाहूंगा, आजकल एक कॉमन इश्यू आया है रिगार्डिंग मैरिज। यंगस्टर्स जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग विद द मैरिज, एंड यस, संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे लोगों को बाधाएं आती हैं। सो सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए, क्या इसकी जनरल रेमेडीज भी होती हैं, क्या एस्ट्रोलॉजिकल हाउस है, क्या करस्पॉन्डिंग स्टोन्स जो अपन बोले, जेम स्टोन बोले, वो है, और आप कैसे इसको एनालाइज करते हैं? आप इस
प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बोलूं, या इसको आंसर आउट करते हैं? सर इसके बारे में प्लीज बताएं। यस, देखिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है ना, 3 चीजों पे चल रहा है। सबसे पहला क्या है कि पुरुषार्थ, व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है। दूसरा जो है वो है कि भाग्य, यानी ग्रह वगैरह आपकी कुंडली में किस तरह से है, कौन सी दशाएं चल रही, यानी भाग्य। मैं हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी भाग्य की, समय की गणना है, भविष्य की गणना नहीं है। और तीसरा जो चीज है वो है कालदेश पात्र की परिस्थितियां, राइट। तो आज की डेट में जो विवाह देरी से हो रहे हैं, राइट, बहुत लोग तंग हो गए हैं, राइट, वो सबसे बड़ा उसमें ये है कालदेश पात्र की परिस्थितियां, राइट। पुराने जमाने में क्या होता था, माँ बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लेते थे और वो शादी हो जाती थी। अभी क्या हुआ है, समय के अनुसार लड़कियों को भी अपनी मर्जियां आई, अपने ओपिनियन आए, और उसके चक्कर में वहां पे शादियों में डिले हो रहे हैं। परंतु एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो विवाह के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव में अगर कोई स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे राहु, केतु, शनि और गुरु, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। जैसे शनि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 1.5 साल बाद करते, गुरु 1 साल बाद करते। तो एस्ट्रोलॉजिकली सप्तम भाव में अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है तो विवाह देरी से होता है। बट ये देरी कब से, जब से हम प्रयास करना चालू करते हैं। पुराना एक जमाना था, लोग ऐसा कहते थे अभी शादी का रिश्ता आएगा तो करेंगे। बट आज की डेट में रिश्ता आना नहीं है, हम जैसे नौकरी ढूंढते हैं वैसे ही रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देखिए समय बदलते जा रहा है, कितने तो मैट्रिमोनियल साइट्स अभी आए, जैसे इधर लिंक्डइन आया, Naukri.com आया, वैसे उधर Shaadi.com आए। यहाँ भी आपको रिज्यूमे, आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। वैसे ही Shaadi.com पे भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। लोगों, शादी ये जो है ये एक कर्म है, और कर्म यानी मेहनत करनी पड़ेगी, अचानक से नहीं होगा। एक व्यक्ति रात को सो गया, वो कोई घटना नहीं है, राइट। एक व्यक्ति रात को सोया, सवेरे उठ लिया, उसने देख लिया अरे मेरी तो शादी हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये सप्तम भाव से रिलेटेड है। और अगर किसी का शुक्र अच्छा है, उसी की अंतर्दशा चल रही है, और वो विवाह का कारक भी है, शुक्र विवाह का कारक है, उस टाइमिंग में शुक्र अच्छा है तो आप हीरा पहन सकते हैं, तो वो शुक्र और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। और आपके लिए विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ऐसी जो दूसरा सवाल आपने पूछा संतान रिलेटेड, अब संतान का स्थान जो है वो पंचम स्थान है, राइट। 5वां भाव अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में है, यानी कि 5वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, 5वें भाव का स्वामी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, और दशाएं जो है लग्नेश, पंचमेश या नवमेश की दशाएं चल रही है, तो संतान की संभावनाएं बढ़ जाए, राइट। संतान के लिए भी अगेन वो व्यक्ति के एफर्ट्स है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो हर किसी की कुंडली में विवाह के भी 6-7 बार योग आते हैं, संतान के भी 8-10 बार योग आते हैं। अब देखिए, आज भी पाकिस्तान में अगर आप जाओगे तो वहां पे 8-10 बच्चों का वो कल्चर है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं उन सबकी कुंडली में वो योग है। इंडिया में अभी सिर्फ 2 बच्चों का है, चाइना में 1 बच्चे का है। ये योग है, परंतु व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है और उसके बाद वो योग फलित नहीं होता। विवाह का भी देखिए, पुराने जमाने में अगर आप 150-200 साल पहले जाएंगे तो बाल विवाह होते थे, राइट। तो आज भी किसी की जन्म लिए हुए बच्चे की भी अगर आप कुंडली देखोगे और एस्ट्रोलॉजिकली जो योग रहते, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, सप्तमेश या कारक शुक्र, इनकी अगर दशाएं चल रही है और गोचर के गुरु, मंगल, शनि उसे प्रभावित करते तो विवाह के योग होते हैं। परंतु क्या सही में उनका विवाह होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो प्रयास नहीं करते। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना सबसे सटीक है मेडिकल, क्योंकि वहां पे इंसान के कर्म काम नहीं करते, वो घटना है, वो घटित हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी में ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अकेली मेहनत भी काम नहीं करेगी, यानी पुरुषार्थ, सिर्फ भाग्य यानी ग्रह तारे भी अकेले काम नहीं करेंगे, और सिर्फ कालदेश पात्र की अकेली परिस्थिति भी काम नहीं करेगी। आप देखिए कोविड के समय में अचानक पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के जॉब गए, तो क्या सबके कुंडली में उसी टाइम में जॉब जाने के योग आए थे क्या? वहां पे क्या हुआ था, कालदेश पात्र की परिस्थिति वैसी, और उस परिस्थिति ने सबसे बड़ा रोल प्ले। दिन में हमेशा ये एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ, जो अहमदाबाद क्रैश जो हुआ था, प्लेन क्रैश, सब लोग मारे गए, एक व्यक्ति मात्र बच गया। अब वहां पे क्या हुआ, कालदेश पात्र की परिस्थिति तो ऐसी थी कि सबने मरना ही था, राइट। क्योंकि
पूरा एरोप्लेन क्रैश अगर होता है, फिर भी वो एक व्यक्ति का भाग्य इतना बलवत्तर था कि वो अकेला बच गया है, राइट। सो मैंने जैसे कहा था कि पुरुषार्थ, भाग्य और कालदेश पात्र, इनका सीक्वेंस फिक्स नहीं है, और कौन किस वक्त में बड़ा रोल प्ले करेगा वो भी तय नहीं। Okay. इसीलिए आजकल एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन करते हैं वहां पे बहुत अंतर आ रहे हैं। यही वो रीजन है कि फिर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन तीनों का मिलाप करके ही कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन किया जाता है। मान लेते हैं कि आपकी अभी दशा अच्छी चल रही है, गोचर के ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस समय में आपको मेहनत पे भी फोकस करना है, कर्म पे फोकस करना है, और भाग्य और कर्म दोनों ने साथ दिया तो डेफिनेटली आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपने इस तरीके से बताया। डेफिनेटली आप जो आप स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रूम करते होंगे, आपकी मास्टर क्लास में बहुत ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको मजा आता होगा, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती होगी, और जिस तरीके से आप कनेक्ट करते होंगे, डेफिनेटली दैट इज ग्रेट। सर, इसी कोई और एक्शन करते हुए मैं आपसे कुछ और पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम ए सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड, आपने बहुत सारी एमएनसीज, टाटा, बेस्ट सेलर, आप ऑथर भी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में आपने बुक्स लिखी हुई है। सो कैसे लोग भी इसको इंस्पायर कर सकते हैं फ्रॉम दिस प्रोफेशनल शिफ्ट? आपका जो प्रोफेशनल शिफ्ट था ये कैसे हुआ, वो क्या दौर था, क्या चीजें हुई, ये सर यात्रा प्लीज बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो मतलब बचपन से ही मेरा बहुत उसमें इंटरेस्ट था। रीजन ये था कि घर में मेरे माताजी पिताजी हमेशा वो कुंडली दिखाते रहते थे, और जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था तभी से मुझे लगने लगा कि यार कोई एक कुछ तो डब्बे हैं, कुछ तो लिखा हुआ है, वो देख के क्या बता देते हैं, और चीजें तो सच होती है। वो क्यूरियोसिटी सबसे पहले मुझे ये हुई कि मैंने यार मुझे भी इसमें सीखना है। मैंने लगभग 10वीं के बाद में ये स्टडी चालू किया, सेल्फ स्टडी चालू किया मैंने। स्लोली मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और तब मुझे ये थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आया, नॉलेज लेते गया। उसके बाद इंजीनियरिंग मेरा पैशन था, मैं इंजीनियरिंग में गया, बट वहां भी मैंने शायद इंजीनियरिंग की किताबें कम पढ़ी, इसी की किताबें ज्यादा पढ़ी। और फिर स्लोली मैं जब इंजीनियरिंग होने के बाद मैं प्रोफेशनल करियर में जब गया, तो उस समय में फिर मैं ऐसे ही किसी के कुछ कुंडली मतलब देखता था, मैं किसी को कुछ बता देता था, वो चीजें सच हो जाती थी। तो उसके बाद में जब एक कोविड का पीरियड आया तो मुझे बहुत समय मिला। मैं जो नोट्स बनाता था वो नोट्स पूरे घर में पड़े हुए थे। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने, समय क्या था 1 डेढ़ 2 महीना हम घर पे ही थे, सब कुछ काम नहीं था, मेरी पत्नी ने घर क्लीन करने का सोचा, उसमें ये सारे नोट्स निकले। तो मुझे लगा यार इसका अब कुछ तो किया जाए, टाइम भी है। तो फिर मैंने ये किया कि यार अभी इसको एक बुक के फॉर्म में लेके आते हैं, और मेरे जान पहचान में मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी फिर मुझे उसमें हेल्प किया, और वहां से फिर मैंने वो जो नोट्स थे उनको एक बुक के फॉर्मेट में लेके आया, और जैसी वो बुक पब्लिश हुई तो अमेजॉन बेस्ट सेलर बन गई। और वहां से वो सबसे पहला मोटिवेशन था। हालांकि मेरे फ्रेंड्स से हमेशा मुझे मोटिवेशन मिलता था, यार कम से कम यूट्यूब चैनल तभी चालू करो, तुम्हारा इतना अच्छा इसमें नॉलेज है। फिर एक यूट्यूब चैनल भी उसी समय मैंने चालू किया, और लास्ट 3 साल से अभी मैं फिर कोर्सेस में भी आया हूँ। और ये कोर्सेस का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों तक सच्ची एस्ट्रोलॉजी पहुंचे। लोगों में बहुत सारे मिथ्स है, लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ऐसा रहता था तो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर को तो समस्या ही नहीं रहती थी, परंतु ऐसा होता नहीं है। समस्याएं सभी को है, और ये समस्याएं खत्म कब होती है? जब हमारा दी एंड होता है तभी समस्याएं खत्म होती। अब जब मैं ये बताता हूँ तो लोगों को लगता है नहीं समस्याएं ठीक है, दी एंड से तो समस्याएं ठीक है, राइट। वो जो हॉस्पिटल्स में वो कौन सा ग्राफ रहता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, हाँ वो जो अप डाउन जो रहते, क्रस्ट ट्रफ, राइट, वो जब तक चलता है तब तक ही हम खुश रहते हैं। जब स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो हम नाराज होते हैं। सो वैसे ही अगर एक स्ट्रेट लाइन आए, कोई भी अप नहीं है डाउन नहीं है लाइफ में, बस चल रही है लाइफ, राइट। जैसे मूवी, मैं हम साथ साथ मूवी का हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ। उस मूवी में अगर कोई भी ट्रेजेडी नहीं दिखाते थे, बस एक लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे, गप्पे मार रहे, जा रहे, सो रहे, तो वो मूवी देखने का मजा भी नहीं आता। जिंदगी में भी अगर हमारे ऊपर ऐसी अप डाउन्स नहीं आएंगे तो जिंदगी का भी मजा नहीं है। इसी के साथ जिंदगी जीने में मजा है। तो सच्ची एस्ट्रोलॉजी लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा ये है। और मेरी तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं एकेडमिक का पार्ट बनाना चाहिए। इतना साइंटिफिक ये चीजें है। हम हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो
को नासा ने आई थिंक 2003 में उन्होंने रिमूव कर दिया उन ग्रहों को, हाँ, राइट। हमारे पुराने विद्वानों ने, अगर एस्ट्रोलॉजी को हम जानते हैं तो जो वैदिक काल था जिसमें वेदों की रचना हुई, तो ईसा मसीह के जन्म से 24,000 साल पहले, अगर मैं कहूँ ईसा मसीह या यीशु ख्रिस्त का जन्म जो है वो 2000 साल पहले हुआ, तो आज से लगभग 26,000 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड 44 श्लोक मिलते हैं। तो उस समय में पुराने विद्वानों ने, इतने पुराने समय में ये हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो को उन्होंने निकाल दिया, राइट। तो उनके पास कौन से वो औजार रहे होंगे, कौन से दूरबीनें रही होगी कि जिन्होंने उस समय ही उसे निकाल दिया था, राइट। सूर्य एक तारा होके भी उसे ग्रह में स्थान दिया, जबकि आज नासा भी ये मानता है कि सूर्य से ही बाकी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो बाकी अगर ग्रह है तो सूर्य भी ग्रह रहना चाहिए, हालांकि वो मूव नहीं होता है। तो ये इतना गहन साइंटिफिक जो चीज है वो एकेडमिक का पार्ट नहीं है बोल के उसके ऊपर रिसर्च जो है वो बंद हो गई। और सबसे बड़ा ये चीज है कि आज हमारे सामने अगर सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो पुराने विद्वानों ने वो सब चीजों को कैसे देखा होगा, उनके पास क्या लॉजिक थे, क्या सब चीजें थी। तो गवर्नमेंट ने भी इसे कहीं ना कहीं एकेडमिक का पार्ट करना चाहिए, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA वगैरह, उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सकता है अगर सच्ची एस्ट्रोलॉजी लोगों तक पहुंचे तो। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है एस्ट्रोलॉजी का। ग्रेट सर, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने तथ्य दिए हैं, दैट इज ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू इसके कारण ही सिर्फ वो सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि इसको बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। सर, टॉकिंग मोर अबाउट दिस विजन, जब मैं बात करूं, आपका मिशन है टू टीच 10 लाख स्टूडेंट बाय 2050। व्हाई डू यू बिलीव एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट रिलेवेंट स्किल फॉर द मॉडर्न जनरेशन? क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि वो एक पुराना या था या वो हो चुका है, बट कितना रिलेवेंसी इस मॉडर्न जनरेशन के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। एंड सिर्फ इसको सॉल्यूशन के लिए नहीं, बट इसको एक विद्या की तरह देखा जाए, और ये हर घर में, जब मैं बोलूं, या हर लोगों को एकदम ग्रास रूट लेवल पे इफेक्ट कर सकती है, बेनिफिट कर सकती है। सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, आज का जो एकदम वल्नरेबल पीरियड चल रहा है, राइट, मतलब कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, इधर सोने का दाम बढ़ रहा है, राइट। हम इतने चीजों से हिट खा रहे हैं कि कहीं तो कुछ होता है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव हो रहा है, राइट। अब इसमें देखिए, वो जो चीजें, वो सामुदायिक ज्योतिष का पार्ट है। जापान में भूकंप होगा तो सामुदायिक ज्योतिष है, राइट। परंतु उसी समय में अगर व्यक्ति की दशा भी खराब आती है तो ये दो चीजें मिलके फिर व्यक्ति इतनी गहरी खाई में चला जाता है कि वहां से फिर उभरना उससे बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो मॉडर्न जनरेशन को अगर ये पता है कि मेरे लिए समय कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है, वो प्री प्लान करके चल सकते हैं। जैसे आप एक 4 व्हीलर चला रहे हैं, राइट, बीच में अगर आपको स्पीड ब्रेकर पता है, राइट, वो ऑब्स्टेकल अगर आपको पता है तो आप पहले से थोड़े से सावधान रहते हैं, राइट, कि भाई मुझे पता है आगे 50 मीटर पे एक स्पीड ब्रेकर है, आप आपकी गाड़ी की स्पीड कम करोगे, राइट। परंतु अगर आप पता ही नहीं है, आप 100 की स्पीड से चल रहे हो, तो एक्सीडेंट तो निश्चित है, राइट। सो मॉडर्न जनरेशन को ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, राइट। तो ये जो एंगल था, ये खुद के सेल्फ पर्सपेक्टिव में था कि पहले तो खुद को ये देख। दूसरा चीज है, लाइक सोशल मीडिया का जमाना है, राइट, और लोगों को सच्ची एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, राइट। सपोज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आपके लिए अगर मैं फाइनेंशियल एंगल में भी बात करूं तो आज की डेट में सोशल मीडिया में लोग सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट डाल के लाखों अर्न कर रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशंस लेते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो वहां से भी एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके लिए तैयार हो जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग इसे फुल टाइम ही करें, तो एक पार्ट टाइम वाला ऑप्शन भी एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो आप लोगों की सही हेल्प कर रहे हैं और दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो दोनों एस्पेक्ट में आज की इस यंग जनरेशन को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने पे, सीखने पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सर, जैसा आपने बताया, लर्न और अर्न दोनों चीजें बताई, मैं वापस से इसको मैं लाना चाहूंगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जब मैं मार्केट की बात करूं, तो यस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट $22.8 बिलियन तक ये पहुंचने की उम्मीद है।
थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू जितने भी हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। सो सर, आपने जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपके कोर्स के थ्रू, मास्टर क्लासेस के थ्रू, लर्न एंड अर्न की। सर, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताइए। और एक इसी से कनेक्टेड सवाल कि क्या संस्कृत भी जानना जरूरी है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए? सर, ये मिथ है या क्या इसका है? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए सर डिटेल। देखिए, संस्कृत जानना अगर कोई जानता है तो अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। श्लोक्स वगैरह जितने भी वो संस्कृत में लिखे गए हैं, परंतु इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको संस्कृत आनी चाहिए। क्योंकि से सपोज मैं एक टीचर, तो मैं आज की डेट में जो आपको पढ़ाता हूँ, किसी को भी मैं वो जो पढ़ाता हूँ, तो मैं कोई संस्कृत का यूज नहीं करता हूँ। सिंपल हिंदी भाषा रहती है, राइट, जिसमें व्यक्ति को वो श्लोकों से जो भी मतितार्थ है उसका वो डायरेक्टली समझाया जाता है। दूसरा चीज है लर्न एंड अर्न वाला जो आपने सवाल पूछा। आज से अगर मैं कहूँ 2015 से पहले मैं कभी ये नहीं देखा था हायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स। आज सोशल मीडिया पे आप देखोगे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, राइट, जैसे एस्ट्रो टॉक हो गए, एस्ट्रो वचन हो गया, डिवाइन टॉक हो गए, राइट, इन सब पे बल्क में हायरिंग होती है, राइट, पर मिनट कंसल्टेशन जो होती है, राइट। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो बिगिनिंग जो है वो मेरा कोर्स लेने के बाद में विद इन 2 months उन प्लेटफॉर्म्स पे सिलेक्शन होके उनका 10-12 हजार रुपए पर मंथ का अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं बहुत अर्ली। और मेरी पर्सनल ये रहती है कि स्टूडेंट्स ने फुल टाइम उस पर कभी काम नहीं करना चाहिए, बट बिगिनिंग में मैंडेटरी है उस पर काम करना। मेरे हिसाब से मैंडेटरी इसलिए है, ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूल वगैरह नहीं है, बट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं मैंडेटरी इसलिए करता हूँ कि उनको बहुत सारी कुंडलीज वहां पे रेफर करने को मिलती है। बहुत सारे लोगों की कुंडली उनके आंखों के नीचे से जाती है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये क्या रहता है कि जो नया नया कोई एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, अब जैसे कि आपके ही कोई फ्रेंड है, उन्होंने सीखी और वो आपकी कुंडली का कंसल्टेशन करते हैं, मान लेते एक आधी चीज वो गलत बताते, तो आप उसे सीधा कह दोगे नहीं नहीं यार ये चीज गलत है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मॉरल डाउन हो जाता है। परंतु इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि ना ये व्यक्ति सामने वाले को जानता है, ना सामने वाली व्यक्ति इसे जानती है, राइट। वो 10 चीजें बताएगा, 3-4 तो सही बताएगा, 5-6 भले ही गलत हो जाए, उसके ऊपर वो वापस से स्टडी करेगा। परंतु जो 3-4 वो सही बताएगा, वहां से उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो वो बूस्ट हो जाए, राइट। परंतु हमारे सराउंडिंग में अगर लोगों के साथ हम ये करते तो वो डे टू डे बेसिस पे उसका मॉरल डाउन करेंगे। सो बिगिनिंग में मेरा सबके लिए ये कहना रहता है कि आप भले मेरे से सीखो, किसी और से सीख रहे होंगे, कहीं भी कोर्स कर रहे होंगे, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कम से कम 3-4 मंथ काम कीजिए और वहां से अर्निंग, जो भी अर्निंग पोटेंशियल तो उसमें भी है, परंतु अर्निंग पोटेंशियल से ज्यादा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मेरा ये रहता है कि आपकी स्टडी, आप थोड़े सेल्फ इंप्रूवमेंट कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, राइट। सो बिकॉज घर में ऐसे सबके कुंडलियां देखते बैठना थोड़ा सा अनईजी होता है, घर के ही व्यक्तियों के, हमारे अड़ोस पड़ोस के फ्रेंड्स में। सो ये प्लेटफॉर्म्स वो एंगल से सबसे बेस्ट है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, टॉकिंग मोर अबाउट योर कोर्स, वेरी पर्सनलाइज आप असिस्ट करते हैं, आप गाइड करते हैं। सो व्हाट इज दैट मास्टर की इन योर कोर्स जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है प्रिडिक्टिंग और गाइडिंग, मैं बोलूं भविष्यवाणी करने में विद इन मिनट्स? सर, वो क्या टिप्स हैं, वो क्या स्पेशलाइजेशन है, वो क्या मास्टर की है? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को जब मेरा कोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि कोर्स में इतना सारा कंटेंट है कि हर एक चीज बेसिक से लेकर कि ग्रह क्या है, राशि क्या है, जो सब लोगों को मोटा मोटी यूट्यूब से भी पता चल जाता है, परंतु उन्हें याद रखने की टेक्निक। मेरा एक BLS फ्रेमवर्क है। B स्टैंड्स फॉर भाव, L स्टैंड्स फॉर लॉर्ड यानी स्वामी, S स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेटर यानी कि कारक। ये BLS फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसमें व्यक्ति को राशि, राशि स्वामी, युति, सिग्निफिकेटर, उच्चता, नीचता, ये सब चीजों को यूज करके फलादेश कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ ही हम उन्हें एक 1 मिनट प्रेडिक्शन मास्टर की देते हैं। जैसे कि चंद्रमा किसी का अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहेगा। ऐसा व्यक्ति, और उसमें भी अगर वो वृश्चिक का है, जैसे नीच राशि में,
तो वो विचारों में निगेटिविटी ज्यादा रहेगी, मनोस्थिति उस व्यक्ति की गड़बड़ हो सकती है। ऐसे 1 मिनट प्रेडिक्शन मास्टर की हम देते हैं, ताकि जैसे ही किसी की कुंडली सामने आए तो ये फिक्स है कि ये उस व्यक्ति के साथ होना ही है, और थ्रू आउट उसके लाइफ स्पैन में वो होगा। उसके ऊपर कोई दशा आएगी तभी होगा ऐसा नहीं है। कोई भी घटनाक्रम प्रिडिक्ट करते वक्त दशा और गोचर का यूज किया जाता है, बट एक जनरलाइज जो प्रिडिक्शन करते हैं उसके लिए हम स्टूडेंट्स को एक 1 मिनट प्रेडिक्शन मास्टर की जरूर देते हैं। ग्रेट सर, डाइविंग मोर टू दिस, सो आपका जो करिकुलम है वो कैसे ब्रिज करता है एंशिएंट वैदिक विजडम और मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिक से? और इसी में ही मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत बार थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन, यूट्यूब अगेन, कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, या पहले से मैंने कहीं क्लासेस करी हुई हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए आप सर एंशिएंट वैदिक, मॉडर्न साइंटिफिक लॉजिक और वो लर्न, अनलर्न, अनरीलर्न, ये सर कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपके क्लासेस में? इसके बारे में, आपकी जो मास्टर क्लास है इसके बारे में सर और थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, अभी ये आपने जितना भी पूछा इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। ग्रेट राइट, जैसे जो लोग थोड़े बहुत जानकार होंगे उन्हें पता होगा कि विदेश का स्थान जो है वो 12वां स्थान है। राइट, 12th हाउस को विदेश का स्थान कहते हैं। कुंडली में जो आखिरी वाला घर है 12। अभी विदेश जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पुराने ग्रंथों में जो लिखा गया है वो ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति घर से निकला और शाम को घर वापस नहीं आया तो वो विदेश चला, ऐसा लिखा हुआ है। राइट, और पुराने जमानों में आप देखोगे कि हस्तिनापुर, द्वारका, ये अलग अलग देश थे। तो व्यक्ति, और ऐसे मतलब गाड़ियां, घोड़ियां, ऐसे उस समय में साधन अवेलेबल नहीं रहते थे। व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत समय लग जाता है। बट अभी मॉडर्न समय में एक व्यक्ति मॉर्निंग में मुंबई से दुबई जाता है, 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करता है, इवनिंग को वापस घर पे आता है। राइट, क्योंकि लाइफ उतनी फास्ट हो गई है। बराबर है। तो पर्सनली कुंडली में जो विदेश योग रहते हैं, मैं जब भी किसी को ये सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो मैं सब एंगल से देखता हूँ। विदेश योग में ये व्यक्ति को जिस भी कंट्री के लिए वो ट्राई कर रहा है उस कंट्री में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। राइट, एक रहता है शौक पानी से घूमना फिरना, राइट, वो एक अलग चीज है। परंतु हम जो विदेश सेटलमेंट की बात करते हैं तो व्यक्ति कोई भी कारोबार से जाता है, राइट, बिजनेस ट्रिप हो सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकता है। तो उन व्यक्तियों को बाहर में अपॉर्चुनिटीज क्या है और फिर ग्रह दशाएं उस तरह से साथ दे रही है क्या, ये सब देखना चाहिए। अब मैंने बहुत सारे लोगों का ये देखा है कि कुंडली में सो कॉल्ड विदेश योग रहते हैं, जैसे मेरी कुंडली में है, बट मैं कभी चाहता ही नहीं हूं कि मुझे विदेश जाना है। परंतु ग्रह तो अपना काम करने से छोड़ेंगे नहीं। मेरी परवरिश जो हुई, मेरा जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ, बट मैंने मेरा बहुत सारा लाइफ स्पैन जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्पेंड किया, लाइक गुजरात वगैरह। राइट, तो पर्सनली अगर मैं कहूँ विदेश योग, कल्चरल चेंज जहां पे आता है वो सही विदेश योग है। जैसे मैं महाराष्ट्रियन कल्चर में था, बट मैं बहुत क्लोज हूँ, करीब हूँ गुजराती कल्चर से। सो ये जो चीज है कल्चरल चेंज, आज की डेट में देखिए तमिलनाडु के लोग नॉर्थ में रहते हैं, काम कर रहे हैं, नॉर्थ साइड के लोग साउथ में रह रहे हैं। राइट, कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल चेंज जो है वो सही विदेश हो गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आज का जो मॉडर्न टेक्निक और प्राचीन विद्या, इन दोनों का मिलाप होके ही कोई भी चीज, प्रेडिक्शन हो, टीचिंग हो, हर एक चीज, एस्ट्रोलॉजी हो, वो उसी तरह से होनी चाहिए। सर मैं एक और लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेना चाहूंगा आपकी मास्टर क्लास का। आप लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं स्टूडेंट्स को, सो कितना इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप जो अपन मेंटर कर रहे हैं, रादर देन जस्ट वॉचिंग ए वीडियो या कोर्स बना दिया है वो आप कोर्स देख लो, वीडियो देख लो। सर इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट करिए। यस, देखिए एस्ट्रोलॉजी में मेंटोर का रोल बहुत बड़ा है। जैसे हमारे स्कूल में टीचर ने हमें एक पढ़ा दिया, राइट, उसके बाद लोग जो है उसमें आगे मास्टर्स करते, पीएचडी करते, बट अगर वो टीचर ने पहला हाथ अगर नहीं थामा होता था तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट पीएचडी तक नहीं जाता था। सो बिगिनिंग की जो स्टार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी हम कम्युनिटी में उन्हें ऑलवेज सपोर्ट देते हैं कि एंड तक बहुत सारा। और मेरा जो करिकुलम है उस करिकुलम का एक स्पेशलिटी है, यूएसपी एक है ये, कि मैं एक कंसल्टेशन, लाइव कंसल्टेशन, स्टूडेंट ने पूरा पढ़ाई कर लिया, उसके बाद वो अपनी फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो या नहीं, तो किसी की भी एक
लाइव कंसल्टेशन वो देता है और उसे मैं विटनेस करता हूँ कि Okay. उस व्यक्ति ने कितनी चीजें सही बताई, Great, कितनी very good. चीजें गलत बताई है, कितनी चीजें सही बताई है, लेकिन बताने का तरीका क्या होना चाहिए था। Oh, very good. राइट, ये सब चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं। और इसमें क्या है ना, लाइफ टाइम ये ऐसा साइंस ये इवॉल्व होते रहता है। एस्ट्रोलॉजी में एक होते हैं नियम और दूसरे होते हैं विचार। Okay. राइट, नियम फिक्स रहते हैं परंतु विचार जो है वो बदलते रहते हैं। Very. तो एक अच्छे स्टूडेंट ने और अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने हमेशा अच्छे विचारों को आत्मसात करने का वो एक एंगल रखना चाहिए। जो विचार ऐसे लग रहे हैं कि ये आउटडेटेड हुए, ऑब्सोलीट हुए हैं, उन्हें निकालने की भी उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी उस एस्ट्रोलॉजर में हमेशा रहनी चाहिए। सो हम लाइफ टाइम सपोर्ट इसी के लिए देते हैं कि कहीं कल जाके मैंने ही कुछ सिखाया हुआ है बट अब मुझे लग रहा है कि अब इसका उतना उपयोग नहीं है, तो वो चीज भी मैं अपडेट करता हूँ और वो कम्युनिटी में ऑलवेज उन्हें सपोर्ट मिलता है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बताया कि यू हेल्प टू गेट द स्टूडेंट जिन्होंने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया आपके यहाँ से इनटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एस्ट्रो वचन हो गया, एस्ट्रो स्टेज हो गया, एस्ट्रो टॉक हो गया, एंड दे कैन लर्न एंड अर्न। सो सर, टॉकिंग मोर अबाउट, मैं ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आऊंगा। बहुत सारे, जब मैं आपसे पर्सनल सवाल से ही जब मैं शुरू करूं, यू स्टार्टेड योर जर्नी व्हेन एन एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू you couldn't never afford a home, भाई घर नहीं बन सकता। So how did astrology help you to rewrite that destiny? सर, पर्सनल सवाल है, ये कैसे परिवर्तन हुआ, ये कैसे आपने कर दिखाया और ग्रहों ने एंड एस्ट्रोलॉजी ने कैसे आपको मदद करी? सर, एक केस स्टडी के तौर पे सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा था जब मैं मेरे करियर के अर्ली फेज में था, तो जैसे महाराष्ट्र में बहुत लोगों का एक सपना रहता है मुंबई पुणे ऐसी सिटी में घर रहे। मेरा भी वो एक सपना था। तो जस्ट ऐसे किसी फ्रेंड के इससे मैं कहा था यार अपन तो जानते हैं कुंडली के हिसाब से बट फिर भी एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि यार घर आपके नसीब में नहीं, परंतु मेरा एंगल अलग था कि यार सिर्फ भाग्य यानी सिर्फ ग्रह दशाएं तो काम नहीं कर सकती है। राइट, मेहनत भी तो कहीं ना कोई, कर्म भी तो इंसान के कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे। इस हिस्से मैंने बहुत एफर्ट्स लिए, मैंने घर खरीदा भी, परंतु देखिए कुछ जगह पे ग्रह उसका काम करते भी है। राइट, मैंने घर खरीद लिया, राइट, वो घर आज भी है, परंतु आज 10 साल हो गए मैं उस घर में रह नहीं पाया। एक साइड में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत सारा मेरा टाइम गुजरात में स्पेंड किया और अनफॉर्चुनेटली आज तक भी मैं उस घर में नहीं रह पाया। राइट, बिकॉज मेरा चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में अच्छा नहीं है, वो नीच का है। एक तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो नीच का है। तो मैं मेरे कर्मों से जो चीजें हासिल कर पा रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ, परंतु वो घर में रहने का जो सुख रहता है वो मेरे भी ग्रह वहां पे देते नहीं है और मुझे उसमें बताने को कोई ये नहीं, बिकॉज ये प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है। राइट, ये चीज मुझे पता है, इसलिए मुझे उसका स्ट्रेस भी नहीं है। राइट, वेरी ट्रू। तो अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखता है और उसे पता है कि ये सब चीजें ग्रहों के इफेक्ट्स है, ये मेरे अंदर की कमी नहीं है, घर तो मैंने खरीद के रख लिया है, वो घर मैंने रेंट पे दिया है, वही रेंट पे मैं दूसरी जगह रहता हूँ, परंतु कहीं ना कहीं ग्रह उनका काम भी करते हैं। राइट, एस्ट्रोलॉजी उनका काम करती है। कर्मों से हम बहुत हद तक उसे बदल सकते हैं, परंतु जैसे मैंने बताया था कि कालदेश पात्र की परिस्थिति, कर्म यानी पुरुषार्थ और भाग्य यानी ग्रह तारे, इन तीनों का इंपॉर्टेंस कब किसका बढ़ जाए कब किसका कम हो जाए ये निश्चित नहीं है, परंतु तीनों का जब रोल आता है तभी कोई भी घटनाएं होती है। बहुत बहुत सर अच्छी तरीके से आपने खुद का एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि यस, थिंग्स वर्क। एस्ट्रोलॉजी, ये जो हमारी विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये वर्क करता है और इसको डेप्थ में अच्छी तरीके से टेक्निकलिटी के साथ जब हम उसको समझ पाए, जान पाए, तो हम देख पाएंगे कि इसका इफेक्ट कितना दूर तक है, कितना सटीक है और वो क्या एक्चुअल में बताना चाहता है, ना कि इसको जस्ट वर्ड से इसका सुपरफिशियल सिर्फ नॉलेज दिया जाए। सर, इसके बाद में एक और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। राजयोग, ये बहुत आजकल चलता है और दूसरा मांगलिक दोष, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है, बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड हैं बोलते हैं, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन चलती है। सर, ये दोनों क्या चीज है
और इनका क्या इफेक्ट होता है पर्सनल पे भी और होलिस्टिकली जब मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ देख के मिस इन्फॉर्मेशन के भी थ्रू थोड़ा सा नेगेटिव में चले जाते हैं, मान लेते हैं। तो ये राजयोग कैसा है, कैसे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है, या मैं बोलूं मांगलिक दोष से कितना डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। यस, देखिए, सबसे पहले ना, ये सोशल मीडिया का अगर मैं मिस यूज कहूँ तो मिस यूज आजकल यूज से ज्यादा मिस यूज हो रहा है। राइट, अब कहीं ना कहीं हम भी एक सोशल मीडिया पे ही ये सब पॉडकास्ट वगैरह हम कर रहे हैं, राइट। परंतु एस्ट्रोलॉजी जो बनाई गई थी वो लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई गई, राइट। लोगों को उसका लाभ लेना है, राइट, और वो लाभ लेके लोग अपने जीवन को थोड़ा सा समृद्ध बना पाए, वो मेन पर्पस था, राइट। अब जैसे मांगलिक दोष है, अब YouTube पे डालोगे तो सबसे पहले तो है ना, आपको बड़े डरावने जैसे कुछ थंबनेल्स वगैरह आ जाएंगे, राइट। सो मांगलिक दोष अभी टेक्निकली अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो उस व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं, राइट। अब मांगलिक का अर्थ क्या है? मांगलिक का अर्थ होता है ये व्यक्ति में अग्रेशन ज्यादा रहे, उतना ही है, उतना ही लिखा गया भी है। पर्टिकुलरली ये जो अग्रेशन रहता है वो अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर रहता है, डोमिनेंस रहता है, राइट। अब जैसे हम दोनों हैं, राइट, मैंने आपके ऊपर डोमिनेंस भी दिखाया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप कहोगे कि भाई आप चले जाओ मेरे पॉडकास्ट से, कोई लेन देन नहीं, राइट। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको पड़ेगा ना मुझे पड़ेगा, राइट। परंतु वही चीज मैं मेरी पत्नी के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे एंटायर फैमिली कनेक्टेड है, राइट। मेरे बच्चे हैं, मेरे मदर फादर है, राइट। मेरी पत्नी की अपनी एक लाइफ है, राइट, मेरी खुद की एक लाइफ है, राइट। इसीलिए उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया है, बट लोगों ने उस इंपॉर्टेंस को डरावना कर दिया है कि मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से हो जाए तो एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये सब मिथ है, सब गलत है। व्यक्ति में अग्रेशन ज्यादा होता है और मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से बहुत अच्छे से हो सकता है। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद मांगलिक हूँ, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है। परंतु नॉन मांगलिक जो व्यक्ति रहता है, एक ही चीज चेक करना चाहिए, जो नॉन मांगलिक व्यक्ति है उसका गुरु अच्छा होना चाहिए। अब गुरु क्यों? गुरु यानी हमारे आचार्य, हमारे टीचर। गुरु में क्या रहता है? सात्विकता है, राइट। गुरु में पेशेंस है। हम कितनी बार गलत करते थे बट उन्होंने बार बार सिखाया, राइट। तो गुरु में पेशेंस है, गुरु में ट्रस्ट है, राइट। जिन लोगों का भी गुरु अच्छा रहता है, देखिए वो बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, राइट। हमारे टीचर ने 1+1 2 होता है सिखाया, हमने कभी उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। वो ट्रस्ट है। तो नॉन मांगलिक जो है दोनों में, उसका गुरु अच्छा होना चाहिए तो जिससे वो ट्रस्ट पेशेंस आ जाएंगे, और शुक्र अच्छा होना चाहिए, राइट। शुक्र जो है वो व्यक्ति को कंफर्ट, लग्जरी, वैवाहिक जीवन का जो अट्रैक्शन है वो सब चीजें देता है। तो नॉन मांगलिक व्यक्ति के गुरु और शुक्र अगर अच्छे हैं तो मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से अच्छे से चलता है, अच्छे से होता है। जितने भी विधि विधान बताए जाते हैं सब मिथ है, सब गलत है। लोगों का क्या कहना है, तुलसी से विवाह लगा दो तो एक विवाह तो ब्रेक हो गया, अब इनका दूसरा विवाह अच्छा चले, तो गलत है। और सर राजयोग के बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? यस, अब राजयोग जो है, देखिए राजयोग वैसे इंपॉर्टेंट है। एक रहते हैं कि पंच महापुरुष योग रहते हैं, और कुछ राजयोग जो बनते हैं, राजयोग जो बनते हैं वो लग्न स्थान, कर्म स्थान और भाग्य स्थान, इनसे बनते हैं, अलग अलग ग्रहों से वो बनते हैं, राइट। तो इतने छोटे पॉडकास्ट में थोड़ा समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो राजयोग का जो इंपॉर्टेंस है, इतने सारे राजयोग लिखे गए हैं तो हर किसी के कुंडली में 1-2 राजयोग तो मिल ही जाते हैं। परंतु उस व्यक्ति का भी अगर आप जीवन देखोगे तो सर्वसामान्य जैसा ही रहता है, राइट। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है उस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है। दशा अगर अच्छी चल रही है, उच्च के ग्रह की है, पॉजिटिव प्लैनेट की है, तो उस समय में वो व्यक्ति ग्रो करता है, भले फिर उसकी कुंडली में कोई राजयोग ना भी हो। और किसी व्यक्ति की दशा बुरी चल रही है और पूरी कुंडली राजयोगों से भरी हुई है, कभी भी वो राजयोग उस समय में काम नहीं आए। ग्रेट। तो दशा इज द मेन फैक्टर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ और क्वेश्चंस मैं एंड में लेना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड लेना चाहूंगा। कुछ और जो मिथ्स हैं मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में बात करें। 8वां स्थान, 8th हाउस की जब मैं बात करूं, सो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ये सडन डेथ हो गया या वेल्थ के लिए जो है ये रहता है।
सो इसके बारे में सर प्लीज बताइए, और क्या एस्ट्रोलॉजी वाकई हार्ट डिजीज या लीगल जेल योग जो बोलते हैं आजकल एक टर्म निकल गया है, इस पे कितना इफेक्ट होता है, कैसे उसको या चेंज या कुछ कम किया जा सकता है? सर इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताइए। जी जी, देखिए अष्टम भाव लोगों ने, देखिए वो आयु का भाव है, अब लोग उसे मृत्यु का भाव कहना चालू कर दी। देखिए कितने बड़े मिथ है, वहां से आयु देखी जाती है, आयु गणना देखी जाती है, वो मृत्यु का स्थान नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव तो सबकी कुंडली में है। राइट। तो आयु की गणना अष्टम स्थान से की जाती है। राइट, मृत्यु योग वगैरह ये सब चीजें ये मिथ्स है। अष्टम भाव से आयु देखी जाती है। राइट, ऐसा कोई भाव नहीं कुंडली में कि जिस भाव से मृत्यु देखी जाए। राइट, क्योंकि मैंने जैसे बताया एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये लोगों को लाभ लेने के लिए बनाई गई विद्या थी, डराने के लिए नहीं बनाई गई थी। राइट, अष्टम भाव में क्या है, गुप्त विद्याएं है, गुप्त धन है, गुप्त विद्या है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी गुप्त विद्या है, सडन लॉसेस भी है। राइट, अब जेल योग, देखिए जेल योग अगर आप कहोगे तो कितने बड़े बड़े महान नेताओं को, राइट, महान क्रांतिकारी सावरकर जैसे क्रांतिकारी, इन्हें भी जेल में डाला गया था। तो क्या हम क्या कहेंगे कि इनकी कुंडली खराब थी? वो तो देश के लिए लड़ने गए थे वहां पे। वेरी ट्रू। उन्हें किस एंगल से जेल में डाला गया था वो एंगल भी देखना जरूरी है। उनकी कुंडली देखोगे तो वो क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, राइट, गांधी जी, तिलक, राइट, ये सब लोग कई टाइम में जेल में रहे, बाहर आए। राइट, तो ये सब जो चीजें हैं उन्हें उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। लोग क्या है ना, आजकल लोगों को डरा दो तो लोग ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा देखते हैं, और यही सोशल मीडिया का ड्रॉबैक भी है। तो सोशल मीडिया को मुझे लगता है थोड़ा अच्छे एंगल से यूज करना चाहिए, जिससे कि लोगों को उसका लाभ हो। सर इसी से ही मैं एक और छोटा सा एक लास्ट मिथ के बारे में पूछना चाहूंगा, या रियलिटी है, 7.5 ढैया, ये भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, बात किया जाता है, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। ज्यादातर लोग इसको सिर्फ नेगेटिव एंगल से देखते हैं, और इसका इफेक्ट से ही जो एक जनरल देखा गया है कि पीपल डोंट लाइक दिस थिंग, वो एक पीरियड रहता है, वो ड्यूरेशन रहता है, और इससे ज्यादा टेंस होते हैं। सर इसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइए। यस, देखिए 7.5 जो है वो 7.5 साल का पीरियड है। राइट, चंद्र राशि से 7.5 देखी जाती है। जैसे अगर अभी की बात करें तो कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों को 7.5 चल रही है। तो जैसे मेष का पहला फेज है, पहले 2.5 साल, मीन के जो है बीच के 2.5 साल चल रहे हैं, 5 साल का जो पीरियड रहेगा वो, और कुंभ के लिए अभी आखिरी फेज चल रहा है। राइट, 7.5 अगर मैं कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है, और 7.5 का ओनली 10 से 15% एक दबाव रहता है। फिर ढैया जो है वो अष्टम शनि और कंटक शनि कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, शायद लोगों को वो समझ में ना आए अभी, परंतु 10-15% ही उसका एक दबाव है। मुख्य चीज है आपकी दशा। दशा अगर अच्छी है तो 7.5 भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, परंतु 7.5 में एक चीज सबके साथ होती है, दशा अच्छी हो या बुरी हो, व्यक्ति का कंफर्ट जोन ब्रेक हो जाता है। राइट, और शनि की 7.5 अगर मेरे एंगल से देखा जाए तो लाइफ का दी बेस्ट पीरियड जो रहता है वो 7.5 रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति हमेशा गाड़ी तेज चलाता है, उसे उसके दोस्त बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं भाई गाड़ी स्लो चला, गाड़ी स्लो चला, वो नहीं मानता है। 7.5 में शनि क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा मोटा एक्सीडेंट करा देंगे, उसके बाद वो व्यक्ति किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, चेंज हो जाएगा। राइट, सो शनि का जो तरीका है वो दंडा मार के है, वही चीज लोगों को हिट करती है, क्योंकि लोग भी सही बताने से सुनते नहीं है, तो फिर शनि अपने तरीके से करता है। उतना ही वो एक चीज है, और शनि इन 7.5 साल में व्यक्ति को उसकी रियल कैपेसिटी से कनेक्ट करता है, उसकी जो रियल पोटेंशियल है वो व्यक्ति को 7.5 के पीरियड में पता चलता है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं 1-2 सवाल और मैं पूछना चाहूंगा ऑन डिमांड। सर एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गया, जेमस्टोन हो गया, क्या इसमें कर्मा भी रोल प्ले करता है, कितना करता है, और इसको भी हमें कितना इफेक्टिवली और इम्पोर्टेंस देना चाहिए? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, देखिए मैंने आपको पहले ही जो बताया था कि पुरुषार्थ यानी कर्म प्लस भाग्य, ये 2 जब हो जाएंगे तब भविष्य बनेगा। राइट, अब भविष्य कितना बनेगा, व्यक्ति कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, ये कालदेश पात्र की परिस्थितियों के अनुरूप भी बदलता है। राइट, सो कर्म का एक अपना इंपॉर्टेंस है,
भाग्य का एक अपना इंपॉर्टेंस है, राइट। अगर मैं कहूँ जो ट्रेंड कालदेश पात्र की परिस्थिति, अगर मैं देखूं तो आज से 15 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच है बहुत ऊंचाई पे थी, राइट। कालदेश पात्र की परिस्थितियां वैसी थी, परंतु मैं किसी व्यक्ति को मैंने उस चीज में ग्रो किया है बोल के मैं उसे आज की डेट में वो चीज नहीं बता सकता हूँ, राइट। कालदेश पात्र की परिस्थिति को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, राइट। कर्म तो करने ही है। मान लेते हैं कि आपकी एक अच्छी दशा चल रही है, राइट। उस दशा में अगर व्यक्ति सो जाता है तो वो अच्छा पीरियड को भी वो इनकैश नहीं कर पाएगा। सो हमेशा कर्मों का अपना इंपॉर्टेंस है, भाग्य का अपना इंपॉर्टेंस है, और कालदेश पात्र की परिस्थिति इनके ऊपर और एक अपना रोल प्ले करती है। तो बेसिकली ये जो समय की गणना है, एस्ट्रोलॉजी जो एक समय की गणना है, भाग्य की गणना है कि आपको भाग्य कब साथ देगा, आपका अच्छा समय कौन सा है, आपका बुरा समय कौन सा है, और उस हिसाब से व्यक्ति अगर कर्म करता है। मान लेते मेरा अच्छा समय चल रहा है तो मैं बिजनेस में नई पार्टनरशिप कर सकता हूँ, मैं बिजनेस में एक नया वेंचर लॉन्च कर सकता हूँ। मेरा बुरा समय चल रहा है तो मैं अभी क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा। ये सबसे बड़े रेमेडीज है कि समय के हिसाब से चलना, ये स्टोन्स वगैरह के भी ऊपर ये रेमेडीज है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। मैं सर एक लास्ट सवाल और लेना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्स आ गए हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे जीपीटीज आ गए हैं जिनसे एस्ट्रोलॉजर ऑटोमेटेड रिपोर्ट निकाल लेते हैं जनरल लोगों की, जब मैं बात करूं। सो कितना वो इफेक्टिव है और कितना इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटेड रिपोर्ट से इंस्टेड ऑफ गेटिंग एन इंडिविजुअल व्यक्तिगत जब मैं परामर्श लूं, कंसल्टेशन लूं, सर इसमें क्या इफेक्ट और कितना वेरिएशन हो सकता है, या हमें कुछ चीजें इसमें देखनी ही चाहिए व्हेन वी आर रेफरिंग ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जो एप्स के थ्रू हैं और व्यक्तिगत कंसल्टेशन, तो इसमें हमें क्या पॉइंटर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, अगर मैं कहूँ एक समय में पूरे वर्ल्ड में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, राइट। या ऐसा मान लेते हैं कि दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल में ही एक समय में 2 बच्चों ने जन्म लिया, राइट। अब इन दोनों को अगर आप ये चैट जीपीटी या कोई भी ऐप में डालोगे, दोनों की भी कुंडली सेम आएगी, पर क्या उनकी आगे की लाइफ भी सेम रहेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों भी बच्चे डॉक्टर बन गए, दोनों भी बच्चों को 10th में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, दोनों को भी 12th में थोड़े कम आए, ऐसा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो कालदेश पात्र की जो परिस्थिति है, उस एक व्यक्ति का पिछला फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, right. और ये चीज पर्सनल कंसल्टेशन में ही क्लियर की जा सकती है कि एक व्यक्ति का बैकग्राउंड, जैसे अगर मैं कहूँ कि अनंत अंबानी, राइट, उनका जो बेटा या मुकेश अंबानी का जो पोता रहेगा, राइट, उसकी कुंडली कितनी भी खराब रहने दीजिए, परंतु कालदेश पात्र की परिस्थिति ऐसी कि उसे लग्जरी लाइफ मिलना ही है, राइट। और उसी समय में एक दूसरे बच्चे का सेम हॉस्पिटल में भी जन्म हुआ होगा तो शायद उसे वो लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी। ये डिफरेंशिएट जो है वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। इसीलिए पर्सनल कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजर जो करता है, ये डिफरेंशिएट एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हो तो एस्ट्रोलॉजर भी थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड पहले पूछता है, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, माता पिता क्या करते हैं, आप अभी कौन सी कक्षा में हो, कौन सी स्टडी कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट। सो इसीलिए पर्सनल कंसल्टेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो हम अभी इवॉल्व हो रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह, एक नॉलेज के तौर पे हमें डेफिनेटली चैट जीपीटी वगैरह को यूज करना चाहिए, परंतु हर चीज चैट जीपीटी से कनेक्ट करके अगर हम करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोनों का इंपॉर्टेंस समझ के, कालदेश पात्र की परिस्थितियां समझ के फिर कोई भी कंक्लूजन पे आना चाहिए। ग्रेट सर। सर एक बार मैं फिर से योगीराम के सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे भूषण वैद्य जी से, जो कि एक बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। इनको आपने इनकी बेस्ट सेलिंग बुक के थ्रू भी आप इनको जानते हैं, प्रोफेशनल कोच हैं, एंड इनका जो मिशन है टू कनेक्ट विद पीपल, टू मेक देम लर्न एंड अर्न थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू इस मास्टर क्लास, जिनके थ्रू ये लोगों को गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सर मैं आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा, सर आपके आगामी क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्या सेशंस हैं, क्या क्या वर्कशॉप है, और आपके बुक टाइटल और इसके बारे में लोगों को क्या और इसमें जानने को मिल सकता है, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। कैसे लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे कुछ और ऑफर्स हैं, क्या वो टाइमिंग्स हैं ऑनलाइन
ऑफलाइन आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे गाइडेंस ले सकते हैं? इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे पहले मेरी जो बुक है उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो आप लोग वहां पे एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स बाय भूषण वैद्य डालोगे तो आपको वो बुक दिख जाएगी। दूसरा है मेरे जो कोर्सेस है, मेरे कोर्सेस लाइव होते हैं, ऑनलाइन होते हैं बट लाइव होते हैं। मैं कोई रिकॉर्डेड कोर्सेस नहीं देता हूँ, बिकॉज रिकॉर्डेड कोर्सेस में लोगों को, स्टूडेंट्स को जो समस्याएं आती है वो वहां पे फिर क्लियर नहीं होती है। क्योंकि आप रिकॉर्डेड कोर्स देखते हो, फिर उसमें आपको जो डाउट आता है फिर आप मेरी टीम को भेजते हो, फिर उसमें मैं उसे देखता हूँ, फिर मुझे भी एक समय लगता है जवाब देने में, और इसमें उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं लाइव सिखाता हूँ। और एक चीज स्पेशलिटी है मेरी, क्योंकि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं पहले 5 डेज फ्री पढ़ाता हूँ। 5 डेज का एक फ्री वर्कशॉप लेता हूँ जिसमें ये सब चीजें बेसिक उन्हें समझाया जाता है। और एक चीज है, मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है, मैं कोई पीपीटी का यूज नहीं करता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। मैं एकदम जो ओल्ड हम जो स्कूल में पढ़ते थे, बोर्ड सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ पढ़ाता हूँ, जो कि पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड था, चौक के जगह पे व्हाइट बोर्ड और मार्कर। क्योंकि वहां पे स्टूडेंट जो सीख सकता है, जो हमें एक आदत लगी हुई थी स्कूलों में पढ़ने की, उस आदत के साथ भी ओल्ड इज गोल्ड वाला वो फील भी उन्हें आता है। और ऑलवेज वहां पे जब स्टूडेंट्स कोई भी सवाल पूछते तो मुझे फटाफट वहां पे ड्रॉ करके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल से हम ये करते हैं। अब रही कोर्सेस जो है, तो हमारा एक बेसिक और एडवांस ऐसा दोनों कोर्स रहता है। एडवांस कोर्स में लाइफ के सभी इवेंट्स को कवर किया जाता है, जैसे विवाह, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, विवाह कब हो सकता है, विवाह की संभावनाएं क्या है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, चरित्रहीनता के क्या योग होते हैं, व्यक्ति अपने करियर में कब ऊंची मकान पे जाता है, व्यक्ति को करियर में डाउनफॉल कब आता है, व्यक्ति का एजुकेशन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में करियर अच्छा रहेगा, व्यक्ति के अपने माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे, व्यक्ति के भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं, मुहूर्त ज्योतिष, राइट, नामकरण, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, आज के तौर तरीकों में हम इन्हें किस तरह से फिट कर सकते हैं, राइट, दुर्घटनाओं के योग, कर्जों के योग, प्रॉपर्टी बेचने के योग, लाइफ का हर एक इवेंट उसमें कवर किया है। और सबसे स्पेशलिटी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है, कब हो सकती है, बॉडी का कौन सा अवयव अफेक्ट हो सकता है, ये सब चीजें एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में, दशाएं, गोचर, ये सब लगा के विथ एग्जाम्पल्स उन्हें ये सिखाया जाता है। साथ ही साथ हमारे असेसमेंट्स भी रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हम कितना समझ पा रहे हैं। अच्छा, राइट। और स्टूडेंट्स कितने समझ पा रहे हैं, जब उनका वो रिपोर्ट मेरे पास आता है तो मुझे भी समझता है कि स्टूडेंट सही में कितना समझ पा रहे हैं, सही में उन्हें कितनी चीजों में तकलीफ आ रही है। राइट। सो एक उसके ड्यूअल पर्पज है, एक मेरा खुद का भी पर्पज है कि और स्टूडेंट्स को भी रिकॉल होती है चीजें असेसमेंट से। तो एकदम जो ओल्ड टाइम था, जैसे आजकल तो स्कूलों में भी एग्जाम बंद कर, राइट, और उसकी वजह से भी बहुत सारे अभी मतलब उसकी निगेटिविटी और आने वाले 5-10 साल में दिखेगी हम, राइट। सो मैंने मेरे करिकुलम में एग्जाम्स, राइट, वो इसीलिए रखे हैं कि स्टूडेंट्स वो एग्जाम के चक्कर में भी तभी थोड़ा सा तो पढ़ेंगे, राइट, रिकॉल हो चीजें उन्हें, जो चीजें उन्हें नहीं आ रही उन्हें पता चलेगा कि ये वीडियोस मुझे दोबारा देखने। हम उन्हें रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैक्सिमम तौर पे जो चीजें हैं उन्हें लाइव क्लास में ही क्लियर हो जाती है। और विद इन 2 मंथ्स जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन करके अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सर बात करके। एक बार मैं सारे व्यूअर्स की तरफ से और योगीराम की टीम की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा आपके प्रेशियस टाइम के लिए, और आपने जिस तरीके से बताया बेसिक करके टेक्निकलिटी को एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कनेक्शन कि क्या चीज कहाँ कनेक्ट होती है, किस लेवल पे कनेक्ट होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू आज का टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, अगर मैं कुंडली की बात करूं, उस व्यक्ति की बात करूं, और कौन से ग्रह, कौन से दोष, हमें किससे डरना चाहिए और किसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमें क्या उससे बेनिफिट हो सकता है। और आपने सर एक बहुत अच्छी बात कही, पर्सनली मैं बोलना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, जेम्स, ऑकल्ट साइंस, ये हमारे लिए हमें बेनिफिट्स देने के लिए बनी हुई है, ना कि डराने के लिए बनी हुई है। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, इसका हमें और नॉलेज लेना चाहिए
जिससे कि हमारी लाइफ इजी रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप जैसे जो गुरु हैं इनका कंसल्टेशन लेना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम एक एक्सपर्ट से जो सलाह रहती है उसका इम्पोर्टेंस और इफेक्टिवनेस कितनी होती है। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर, योगीराम की तरफ से, योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगीराम की टीम की तरफ से, एंड पर्सनली इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन द योगीराम पॉडकास्ट। सर एक लास्ट मैसेज जो आप हम सबको देना चाहेंगे, इसके साथ सर एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। जी, मैसेज तो बाकी कुछ नहीं है कि आप जब भी जाओगे सच्चे एस्ट्रोलॉजर को परखने की एक विधि सबको आपको बता देता हूँ। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है उसकी बातों में मत जाइए, क्योंकि इसी के चक्कर में लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर से विश्वास उठते जा रहा है। लेकिन ये प्राचीन विद्या जो पुराने विद्वानों ने बनाई है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उसका हमारे जीवन में लाभ लेना चाहिए, ना कि उससे हमें डरना चाहिए। सो यही मेरा लास्ट मैसेज है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ योगीराम पॉडकास्ट के सभी व्यूअर्स को, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको, कि उनकी 2026 की सभी रिजोल्यूशंस पूरी हो जाए और आप लोगों को ईश्वर वो सत विवेक, वो ताकत दे कि आप अपने रिजोल्यूशंस पूरे करने के लिए पूरी क्षमता से आगे बढ़ो। थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक्स वंस अगेन। और हम चाहेंगे आप आगे भी हमसे कनेक्ट हो, आगे भी पॉडकास्ट के माध्यम से हम और डिटेल में कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या जेमस्टोन में, उसकी और डिटेल में टेक्निकलिटी पे अपन बात करें। सर बहुत बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार।